morning all of you. Today we will start our 10th chapter, class 12 subject biology. तो चैप्टर का नाम क्या अपने फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा हुआ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अपनों ने आज तक इतना ही पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें अपने CO2 और जो H2 होते हैं प्लांट इनका यूज करके ग्लूकोज, वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन प्लस एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, इतना तो अपने को पता है कि अपने आज तक पढ़ते आए हैं। बट ये प्रोसेस जो है इस चैप्टर के अंदर अपने इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट में जो लीव्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो फूड बनाते हैं अपना, तो वो प्रोसेस जो होती है कहाँ तक कंप्लीट होती है, लीव्स में कौन से पार्ट के ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्या क्या ऑर्गेनिल्स इंक्लूड होते हैं और कौन कौन सी जो है उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह जो है वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो था आपने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना। जिन बच्चों ने वो कंप्लीट नहीं किया पहले वाली अपनी वीडियोस देख लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद में 10 चैप्टर स्टार्ट करना। सो फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टार्ट करते हैं। अपने को पता है अपनी लिविंग के अंदर बायोकेमिकल जितनी भी रिएक्शंस होती हैं लिविंग के अंदर, वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, एनर्जी जो भी उसके अंदर बनती है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। कि अगर एनर्जी की अमाउंट बनेगी प्लांट में, सेल में या किसी में भी, तो उसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस जो होते हैं सारे के सारे एनर्जी के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो अपनी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो लीव्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही होती है, जिसके थ्रू अपने को एनर्जी जो है मिल पाती है, जिससे एनर्जी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सबके सब किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यानी कि वो एनर्जी मिलेगी उनको तब उनकी प्रोसेसेस कंप्लीट होगी। कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनर्जी का यूज कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनर्जी का यूज नहीं करते, इनडायरेक्ट फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। बट बात यह है कि डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, यूटिलाइजेशन दोनों में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं फोटोसिंथेसिस जो होती है रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नाम सुना ही होगा, केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टाइप की प्रोसेस के अंदर ये काम आता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अभी तक आपने ये पढ़ा है केमिस्ट्री में कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहलाता है और हाइड्रोजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। बट जब अपने इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड होंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि और किन किन बेसिस पे अपने रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं और रिडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं, इसके ऊपर डेफिनेशन देखते हैं प्लांट्स के अंदर क्या होता है। अब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करना, फिर आफ्टर रिएक्शन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का बनना, साथ में वाटर एंड O2 का निकलना, इवोल्यूशन होना, इवॉल्वेशन होना, निकलना और एनर्जी की फॉर्मेशन करना, क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। उसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में देखो कुछ साइंटिस्ट आए थे, क्या आए थे, कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, बताया था कि क्या क्या प्रोसेस जो होती है प्लांट के अंदर अगर इस टाइप की प्रोसेस होती है तो उसको अपनों ने फोटोसिंथेसिस बोला। तो उन साइंटिस्ट के बारे में अपने देखेंगे। उसके साथ अपने ये देखते हैं कि एक रेबिनोविच नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, रेबिनोविच नाम के साइंटिस्ट थे। 1956 के अंदर 1956 के अंदर इन्होंने बताया था कि सारी की सारी जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस चलती हैं टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो चलती हैं वाटर और CO2 के साथ में, उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। दोबारा सुन लो, इन साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि जो भी रिएक्शंस बायोलॉजिकल टेम्परेचर के अंदर, यानी कोई ना कोई टेम्परेचर के साथ में हाइड्रोजन यानी H2O और CO2 की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। समझ आ गया। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज की फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद में अपने कुछ और बातें करते हैं इसके लिए, इससे रिलेटेड। देखो क्या होता है,
कुछ साइंटिस्ट आए थे 18th सेंचुरी के अंदर। कौन से? 18th सेंचुरी के अंदर। तब तक क्या था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। क्या हुआ था? इतनी ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हो पाई थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो उसके बाद में क्या हुआ, 18th सेंचुरी से जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते गए, उसके बाद में कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में क्लियरली डिफाइन करना चालू किया। इस एरा को, यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो रिलेटेड डिस्कवरी हुई, ये 2 पार्ट्स में हुई। ठीक है, पहले का नाम तो दिया इन्होंने प्री आइसोटोपिक एज। क्या नाम दिया? यहाँ पे लिख लेते हैं अपने। पहले का नाम था प्री आइसोटोपिक एज। ठीक है, नेक्स्ट का नाम था पोस्ट आइसोटोपिक एज। क्या नाम था? पोस्ट आइसोटोपिक एज। ठीक है, तो इनके अंदर क्या था, ये पर्टिकुलर एक एरा थे। क्या थे? एरा, यानी कि टाइम था जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई थी। अब इसमें देखो 1800 से 1925 के अंदर तो क्या था, इसके रिलेटेड जो डिस्कवरी हुई इसको प्री आइसोटोपिक एरा बोला। और जब 1925 से आज तक, यानी कि अप टू आज तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई उसको किसके अंदर रखा गया? पोस्ट आइसोटोपिक एज के अंदर। समझ आ गया? इसके बाद में अपने हिस्ट्री की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर अपने बात करें इसके अंदर, देखो क्या होता है, इन्होंने स्टार्टिंग में हिस्ट्री से रिलेटेड अपनी इन्होंने क्या कहा था, CO2 और H2O के साथ में लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक रिएक्शन हुई। क्या हुई? एक रिएक्शन हुई। इनको ये नहीं पता था उस टाइम पे कि कंप्लीटली ये रिएक्शन क्या सब्सटेंस बनाती है, क्या फॉर्मेशन होती है, क्या नहीं होती। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, उसके साथ में O2 जो है वो इवॉल्व होती है, यानी कि O2 जो है इसमें निकलती है। समझ आ गया? तो इस प्रोसेस के अंदर इन्होंने सिर्फ इतना ही देखा स्टार्टिंग में कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है फोटोसिंथेसिस में, और उसके साथ में एक ऑक्सीजन जो नाम की गैस होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री थी उसके अंदर कई साइंटिस्ट आए। सबसे पहले आए स्टेफन हेल्स। क्या नाम था? स्टेफन हेल्स। ये आप लोग साथ साथ ध्यान देना इन चीज़ों पे। स्टेफन हेल्स के बारे में देखो, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सुन लो बात। स्टेफन हेल्स ने ये बताया कि इस साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, स्टेफन हेल्स ने बताया एयर और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया था, अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। क्या करती है? फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। समझ आ गया? तो ये चीज़ इन्होंने क्लियरली बताई कि स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी कि स्टेफन हेल्स ने कि एयर और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज स्टेफन हेल्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं अगले पॉइंट पे, जोसेफ प्रिस्टले आए थे। जोसेफ प्रिस्टले आए थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो भी एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इट रिलीजेज ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है ये? ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये बताया था जोसेफ प्रिस्टले ने। सेकंड, उसके बाद में नेक्स्ट अपने आते हैं जैन इंजनहाउस। 1779 के अंदर जैन ने क्या बताया था, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर प्रोसेस होती है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, क्या बनता है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है उसके लिए सनलाइट जो होती है वो मस्ट होती है। सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है, अदरवाइज वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए J.R. मेयर। कौन आए थे? 4th नंबर पे J.R. मेयर। इन्होंने क्या बताया, J.R. मेयर ने बताया कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखना है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तभी तो ये फूड बनाएगा। फूड किससे बनता है, केमिकल एनर्जी से ही तो बना है ना। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी ये किन्होंने बताई, J.R. मेयर ने बताई, लाइट एनर्जी जो किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। फिर आए ब्लैकमैन, सॉरी फिर एक और साइंटिस्ट छूट गए, जोसेफ प्रिस्टले। एक साइंटिस्ट जो थे
सेनबर्ग, इन्होंने क्या बताया, जीन सेनबर्ग एक और साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का इवॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद अपने चलते हैं एफ ब्लैकमैन पे। ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने भी इसकी डिस्कवरी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ब्लैकमैन के लिए अपने देखते हैं इन्होंने क्या बताया। ब्लैकमैन ने बताया कि ये जो भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर फोटोकेमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कंप्लीट होती हैं। क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोकेमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, और इन्होंने एक पॉइंट और बताया इस प्रोसेस के अंदर, इन्होंने बताया कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन, क्या बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि लाइट रिएक्शंस जो अपने इस चैप्टर के अंदर आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, और सेकेंडली डार्क रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि प्लांट्स के अंदर एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। अब इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, लाइट रिएक्शंस कौन से होती हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में डे टाइम के अंदर कंप्लीट होती हैं। डार्क रिएक्शन नाइट में होती है और ये इसके अंदर कुछ अदर एंजाइम्स वगैरह प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद ब्लैकमैन जो थे वो तो आपको पता होना चाहिए 1905 के अंदर आए थे। कब आए थे, 1905 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना। उसके बाद में आए सीबी वॉन नील। कौन आए, नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉन नील। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्लांट्स के अंदर जो भी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है, वो क्या करते हैं, H2O और O2 रिएक्शन के बाद फूड बनता है जो उसके साथ में H2 यानी हाइड्रोजन पानी और साथ में ऑक्सीजन दोनों चीजें रिलीज करते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था, नील ने। उसके बाद में देखो रॉबर्ट हिल आए। क्या आए, रॉबर्ट हिल। अब इन्हीं के जो नाम था इसके बेसिस पे इन्होंने जो डिस्कवरी की उसके बेसिस पे इनकी रिएक्शन का नाम क्या रख दिया, हिल रिएक्शंस। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या बताया इन्होंने हिल रिएक्शंस के अंदर। अब इन्होंने क्या बताया, रॉबर्ट हिल ने बताया कि जो भी O2 के सोर्सेज इवॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो क्या करते हैं, वाटर इन्वॉल्व होती है, नॉट CO2। यानी कि ही डेमोन्स्ट्रेट दैट हिल रिएक्शन, इन्होंने क्या प्रूव किया कि जो भी सोर्सेज होते हैं O2 के इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो वाटर होता है, ना कि CO2 होता है। इन्होंने तो अपने रिएक्शंस के अंदर ये बताया कि CO2 इन्वॉल्व नहीं होती, H2O इन्वॉल्व होता है, उसके बाद में जो होता है ऑक्सीजन निकलती है। पर ये जो इनको हाइपोथेसिस था ये कंप्लीटली सही नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके बाद अपने आते हैं नेक्स्ट एस रूबेन एंड एम कॉमन। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में देखते हैं अपने, इन्होंने क्या बताया अपनी डिस्कवरी में। इन साइंटिस्ट ने क्या बताया अपने, नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने ये क्लियर किया कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज होती है। कौन सी, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कौन सी होती है, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। अब देखो ऐसी सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका कोई ना कोई आइसोटोप और आइसोबार जरूर होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अब ये जो आइसोटोप और आइसोबार होते हैं उनमें से कुछ ऐसी जैसे गैसेज हैं या कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने कहा जो ऑक्सीजन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है उसका क्या होता है, रेडियो एक्टिव होती है। वो कैसी होती है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, कैल्विन एंड बेसन। कैल्विन एंड बेसन, कैल्विन एंड बेसन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, देखो कैल्विन साइकिल जो है इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। कौन सा, कैल्विन साइकिल, जिसको अपनों C3 साइकिल बोला। इन्होंने क्या किया, इसी साइकिल की डिस्कवरी की थी। क्या की थी, इस साइकिल की डिस्कवरी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ आपको ये आगे जब मैं डिटेल में करवाऊंगी तो आपको उसके साथ में लर्न हो जाएगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, कैल्विन जो साइकिल था C3 साइकिल, इसके बारे में इन्होंने बताया और इसको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज। अभी तक अपनों ने जितने भी साइंटिस्ट पढ़े उसके अंदर सिर्फ ये पहले साइंटिस्ट हैं जिनको इससे रिलेटेड नोबेल प्राइज मिलता है।
आते हैं डेनियल ऑर्नेन पे। इन्होंने क्या किया था नेक्स्ट, ऑर्नेन ने क्या बताया, ऑर्नेन ने बताया जो भी डिस्कवरी हुई फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड वो क्या होती है, पिगमेंट सिस्टम में इंपॉर्टेंट होती है। पिगमेंट सिस्टम के बारे में बताया इन्होंने। ये सब के बारे में कंफ्यूज मत होना, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। पिगमेंट से रिलेटेड जो भी था इन्होंने क्लियर किया। अब पिगमेंट सिस्टम के अंदर क्या था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के बारे में बताया। फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस के अंदर एडीपी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। किसमें, एटीपी में। तो ये चीज एक बार आप ध्यान रख लेना, जब एक डिटेल में अपने पढ़ेंगे उसके बाद में देख लेंगे। लास्ट इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए हैच एंड स्लेक, कैल्विन के बाद में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हैच एंड स्लेक। इन्होंने क्या बताया C4 साइकिल के बारे में। अभी इससे पहले क्या देखा आप लोगों ने, C3 साइकिल, इन्होंने क्या बताया C4 साइकिल। इसके बारे में अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में साइंटिस्ट आए मिशेल, क्या लास्ट साइंटिस्ट आए पी मिशेल। इन्होंने क्या बताया इसके बारे में देखते हैं। मिशेल ने बताया कि जो कीमोस्मोटिक थ्योरी होती है, क्या बताया, कीमोस्मोटिक थ्योरी रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। अब आप लोग सोच रहे हो कि कीमोस्मोटिक थ्योरी कौन सी होती है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि केमिकल प्रोसेस होने के बाद ही बनते हैं ना शुगर के मॉलिक्यूल, तो वो केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जिसकी कंप्लीट उन्होंने थ्योरी जो थी आगे प्रूव की थी। तो ये सारे के सारे क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड डिस्कवरी की थी। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक अपना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले जो भी अपनों ने टॉपिक कंप्लीट किया अपना साइंटिस्ट से रिलेटेड है, चाहे वो बेसिक नॉलेज है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, या एकदम से इवोल्यूशन के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने एकदम से इतने डिस्कवरीज कैसे की, इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। अब अपने स्टार्ट करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ पॉइंट्स आज अपने इसके क्लियर कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स अपने कल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट से क्या मतलब होता है, किसी प्रोसेस का कंप्लीट जहाँ पे होती है वो उसकी जो प्लेस होती है, उसकी जो जगह होती है, उसको साइट बोला जाता है। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अपने देखते हैं, अब देखो ये सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लीव्स के अंदर प्लांट की, ग्रीन प्लांट्स लीव्स सबके अंदर क्या होती है, ये साइट प्रेजेंट होती है। यानी कि लीव्स के ऊपर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली अपना फूड वगैरह बना पाते हैं। अब देखो क्या होता है, अब क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर एक मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, मीजोफिल सेल। वैसे तो 11th के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है, पर यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ लो कि मीजोफिल्स जो सेल्स होती है प्लांट की लीव्स जो होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होती है डिपेंड करता है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी बन रही है। एनर्जी किससे बनेगी, फोटोसिंथेसिस से। तो ये डिपेंड करता है कि उस प्लांट के अंदर अगर कम अमाउंट रिक्वायर है एनर्जी की, तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट क्या होगी, कम। अगर एनर्जी ज़्यादा बन रही है तो क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। समझ आ गया। तो ये क्या करते हैं, हर एक सेल में 1 to 2 to 40 की अमाउंट में वेरिएबल होती है, यानी कि 1 से लेके 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, ये आगे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर वो आगे 2 मेम्ब्रेन से बने होते हैं। किस किस से, 2 मेम्ब्रेन से। एक तो लिपोप्रोटीन, किससे बना होता है, फर्स्ट लाइपोप्रोटीन, एंड सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट, सेकेंड वन इज अपने इसके अंदर देखते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो होता है अवेलेबल होता है। एक तो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, सेकेंड इंटरमीडिएट जो इसमें स्पेस अवेलेबल होता है। ध्यान रखनी है ये चीजें, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बना रही हूँ साथ साथ नोट्स बनाते हैं साथ। ठीक है, तो इंटरमेम्ब्रेन जो है स्पेस अवेलेबल होता है जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। कहाँ होता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। अब मेम्ब्रेन तो पता चल गई किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से। अगर क्लोरोप्लास्ट की ये 2 लेयर्स है तो इनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट
प्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अब इसके अंदर इस मेम्ब्रेन्स की बात कर लेते हैं, अपने ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, परमिएबल होती है। क्या होती है, परमिएबल। परमिएबल और इम्परमिएबल का मतलब समझते हो? परमिएबल का मतलब जो पार्टिकल्स को अपने में से पास आउट होने दे, समझ आ गया। इम्परमिएबल का मतलब होता है जो सभी पार्टिकल्स को अपने आप से पास आउट ना होने दे, ठीक है। तो ये अब बाहर वाली जो लेयर होती है ना, ये परमिएबल होती है और अंदर वाली इम्परमिएबल होती है। तो बाहर वाली किसके लिए परमिएबल होती है, प्रोटॉन्स के लिए। सिर्फ प्रोटॉन्स ही इसमें से पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन्स के लिए परमिएबल होती है और इनर वाली जो होती है वो इम्परमिएबल होती है। आगे देखो, थोड़ा और बता दूं मैं इसके बारे में। आगे जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रेना और स्ट्रोमा, समझ आ गया। तो इनके बारे में आगे वाले लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज दोबारा सुन लो। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस के अंदर साइट है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स कहाँ होती है, लीव्स पे। अब मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं नंबर में वेरी करते हैं, 1 से लेके 20 से 40 तक होते हैं। अब ये वेरी क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट में या हर एक लीफ की साइड पे डिपेंड करता है कि किस पे कितनी एनर्जी बनती है, ठीक है। यानी प्लांट के अंदर यूटिलाइजेशन कितनी एनर्जी की, तो ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे। तो इसलिए ये 1 से लेके 20 या 40 तक नंबर में वेरी करती है। फिर इसके अंदर क्या होती है, 2 लेयर से कवर्डेड होती है। आउटर वाली और इनर वाली दोनों किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से। और उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको अपने इंटरमीडिएट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में ग्रेना एंड स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक साथ में नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।